मुंबई की चकाचौंध के पीछे छिपा है एक ऐसा इलाका जहां अंधेरा सूरज ढलने के बाद कुछ ज्यादा ही गहराने लगता है। गोवंडी का देवनार जंगल। इसी जंगल के बीचों बीच है एक पुराना टूटी दीवारों वाला कुआं, जिसे लोग वर्षों से भूतिया तालाब के नाम से जानते हैं। कहते हैं वहां रात को कोई जाता नहीं। कभी पानी से अजीब सी आवाजें आती है, कभी परछाइयां तैरती नजर आती है। लेकिन अक्टूबर 2023 की एक शाम इस भूतिया तालाब की खामोशी अचानक टूट गई। कुछ बच्चे खेलने और तैरने के लिए उस कुएं में उतरे, पर कुछ ही मिनटों में उनकी चीखें पूरे इलाके में गूंज उठी, क्योंकि पानी के नीचे कुछ ऐसा था जिसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। जो सामने आया उसने न सिर्फ मुंबई पुलिस को हैरान कर दिया, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी का सच भी उजागर कर दिया जो प्यार से शुरू हुई थी और खून में खत्म हो गई। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक केस की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई के गोवंडी इलाके की बात है। अक्टूबर 2023 की एक दोपहर, जब सूरज हल्का झुकने लगा था और हवा में जंगल की सीलन घुली हुई थी। देवनार के जंगलों के बीचों बीच एक पुराना खंडहरनुमा कुआं था, जिसे आसपास के लोग भूतिया तालाब कहा करते थे। नाम सुनने में ही अजीब लगता था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां अक्सर अजीब आवाजें आती हैं। कभी पानी में बुलबुले उठते हैं, तो कभी कोई परछाई दिखती है और गायब हो जाती है। उस दिन भी कुछ बच्चे, जैसे अक्सर करते थे, तैरने के लिए उसी कुएं की ओर निकल पड़े। जंगल के बीच से हंसी मजाक करते हुए वे जब भूतिया तालाब के पास पहुंचे, तो कुएं की टूटी दीवारों पर काई जमी हुई थी और पानी में हल्की बदबू थी। फिर भी बच्चों का जोश कम नहीं हुआ। वे एक एक करके नीचे उतरे और तैरने लगे। शुरू में सब कुछ सामान्य था। पानी की छींटे, हंसी की आवाजें और जंगल की चुप्पी सब मिलकर एक अजीब सी गूंज बना रहे थे। तभी एक लड़के के पांव में कुछ टकराया। उसने सोचा कोई पत्थर होगा, लेकिन टच अजीब था। वो चीज नरम थी, जैसे कोई शरीर। उसने पैर पीछे खींच लिया, थोड़ा डरते हुए पानी के अंदर झांकने की कोशिश की। उसने चिल्लाकर कहा, अरे यार, कुछ तो है नीचे। बाकी बच्चे हंसे, पर जब उसने घबराकर दोबारा कहा कि उसे कोई चीज छू गई है और इस बार उसकी आवाज कांप रही थी, तो सबका ध्यान उसकी तरफ गया। लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी पानी में कुछ हलचल हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई सफेद सा कपड़ा लहराया और फिर गायब हो गया। अब तो सबके चेहरे उतर गए। वो लड़का अचानक चीख पड़ा, पानी से छलांग लगाकर बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके दोस्तों ने भी बिना कुछ सोचे समझे कुएं से बाहर कूदना शुरू कर दिया। सब हाफ रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बच्चों की चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सारे लड़के बुरी तरह कांप रहे हैं। किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। जब एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों घबरा रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? तो उस लड़के ने कांपते हुए जवाब दिया, भूत नहीं, पानी में एक इंसान की लाश है। यहां कुएं के अंदर किसी इंसान की लाश है। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो जगह जिसे लोग बरसों से भूतिया तालाब कहते आए थे, आज सच में अपने नाम के मायने दिखा रही थी। डर, सन्नाटा और रहस्य सब कुछ एक साथ उतर आया था उस जंगल पर। बच्चे कुएं से बाहर आ चुके थे, पर अब सवाल यह था कि आगे क्या किया जाए। कुछ का मन था कि भाग चले, कहीं पुलिस न फंसा दे, पर उनमें कुछ समझदार लड़के भी थे। उन्होंने कहा, अगर अंदर लाश है तो यह भूत पिशाच का नहीं, किसी अपराध का मामला है। हमें पुलिस को बताना चाहिए। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और गोवंडी पुलिस को फोन कर बताया कि भूतिया तालाब में एक इंसान की लाश मिली है। खबर मिलते ही पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। नाम भूतिया तालाब, ऊपर से लाश, मामला कुछ अजीब था। लेकिन देर किए बिना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, क्योंकि कुआं गहरा और खतरनाक था। कुछ देर बाद लाल ट्रक की सायरन बजती हुई आवाज जंगल की खामोशी को चीरती आई। फायर ब्रिगेड के एक्सपर्ट रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और कुछ समय की मशक्कत के बाद उन्होंने कुएं से लाश बाहर निकाली। लाश की हालत देखकर वहां मौजूद हर शख्स का दिल दहल गया। शरीर फूल चुका था, जगह जगह सड़ चुका था। यह साफ था कि उसे वहां कई दिन पहले फेंका गया था। पहचान नामुमकिन थी। कोई चेहरा नहीं बचा था, बस एक सन्नाटा था
जो जंगल में गूंज रहा था। लाश को जब फायर ब्रिगेड की मदद से ऊपर लाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स ने सांस रोक ली। वो शरीर अब किसी इंसान का रूप नहीं रखता था। वो फूल चुका था, सड़ चुका था और बुरी तरह विकृत था। उसके आसपास फैली दुर्गंध ने माहौल को और भयावह बना दिया। पुलिस ने जब बड़ी सावधानी से उस लाश का मुआयना शुरू किया तो एक एक बात सामने आने लगी। शरीर पर कई गहरे जख्मों के निशान थे, ऐसे निशान जो किसी दुर्घटना के नहीं बल्कि किसी हिंसक वारदात के लग रहे थे। पुलिस को शक हुआ कि शायद इस व्यक्ति का कत्ल चाकू मारकर किया गया है। लेकिन अब असली मुश्किल ये थी, ये आदमी कौन था? न उम्र का अंदाजा लग रहा था, न पहचान की कोई निशानी थी, न कपड़ों से कुछ समझ आ रहा था, न जेब में कोई आईडी या मोबाइल मिला। आसपास भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे उसकी पहचान तय हो सके। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया। बच्चों और लोगों को वहां से हटा दिया गया और टीम ने पूरे कुएं और उसके आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हर झाड़ी, हर पत्थर के पीछे जांच चल रही थी। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल की आवाज आई, सर, यहां कुछ मिला है। पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो देखा कि झाड़ियों के बीच एक पुराना वॉलेट पड़ा था। उसमें कुछ कागज, कुछ मुड़े तुड़े बिल और कुछ सिक्के थे। वॉलेट के पास ही खाली शराब की बोतलें बिखरी हुई थी, जिनमें से कुछ अब भी गीली थी। अब पुलिस एक दोराहे पर थी। क्या ये वॉलेट और बोतलें उसी मरे हुए आदमी से जुड़ी हैं, या फिर ये सब महज एक इत्तेफाक है? कोई और यहां पार्टी करके चीजें भूल गया हो। फिर भी पुलिस ने एक चांस लेने का फैसला किया, क्योंकि कभी कभी किसी छोटे से सुराग में ही बड़ा सच छिपा होता है। पुलिस की टीम अब उस रहस्यमयी वॉलेट को हाथों में लिए खड़ी थी। सबकी नजरें उस छोटे से पैकेट पर टिकी थी। शायद यही केस को सुलझाने की पहली सीढ़ी साबित हो सकता था। एक अफसर ने कहा, देखते हैं अंदर क्या है, शायद कोई क्लू मिल जाए। धीरे धीरे उन्होंने पैकेट खोला। अंदर कुछ मुड़े तुड़े कागज के टुकड़े रखे थे। जब पुलिस ने उन कागजों को फैलाया तो पाया कि उनमें से एक पर सिर्फ एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। न कोई नाम, न कोई पता, बस एक नंबर। लाश का भूतिया तालाब में मिलना, फिर वॉलेट का मिलना, और अब उसमें छिपा एक रहस्यमयी नंबर। ये सब किसी हॉरर थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन ये कोई कहानी नहीं थी, ये सब सच था। पुलिस के लिए अब सवाल ये था, ये नंबर किसका है? क्या ये उस मरे हुए शख्स का खुद का नंबर हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो इस केस के पीछे का सच जानता हो? उन कागजों में इस नंबर के अलावा कोई और सुराग नहीं था, न कोई नाम, न कोई हस्ताक्षर। फिर भी पुलिस ने फैसला किया, कॉल करनी ही पड़ेगी, शायद कोई बात बने। पुलिस स्टेशन में सब कुछ शांत था जब वो नंबर डायल किया गया। घंटी बजती रही, एक बार, दो बार, फिर 3 बार। कोई जवाब नहीं। पुलिस ने कुछ देर बाद दोबारा कोशिश की, फिर वही नतीजा। हो सकता है नंबर अब बंद हो, एक अफसर बोला, या फिर जानबूझकर कोई उठा नहीं रहा, दूसरे ने कहा। लेकिन फिर किसी ने एक और बात कही, अगर ये नंबर किसी जिंदा इंसान का होता तो इतनी बार कॉल करने पर वो एक बार तो उठाता। अब पुलिस को शक होने लगा कि शायद ये नंबर उसी शख्स का था जिसकी लाश कुएं में मिली है, क्योंकि अब तक की कहानी में जितना भी रहस्य था वो सब धीरे धीरे उसी एक नंबर की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस ने रुक रुक कर कई घंटों तक उस नंबर पर कॉल की, हर बार उम्मीद से, लेकिन हर बार सिर्फ घंटी बजती रही, जवाब नहीं आया। अब तक पुलिस के हाथ में बस एक मोबाइल नंबर था, वही नंबर जो उस वॉलेट के कागज पर लिखा मिला था। घंटों तक कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया, और यही बात अब पुलिस को एक नए शक की ओर ले गई। पुलिस ने सोचा, अगर यह नंबर किसी जिंदा इंसान का होता तो एक बार तो कॉल उठाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह नंबर उसी शख्स का है जिसकी लाश कुएं में मिली है। अब पुलिस ने ठान लिया कि इस नंबर की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाई जाएगी, क्योंकि अगर यह नंबर मृतक का ही था तो उसकी कॉल हिस्ट्री में ही उसकी पहचान छिपी होगी। उसने किससे बात की, किसे आखिरी बार फोन किया, और किसके साथ उसका कोई विवाद रहा। तकनीकी टीम की मदद से जब उस नंबर की सीडीआर हासिल हुई तो पुलिस ने एक एक कॉल का रिकॉर्ड ध्यान से खंगालना शुरू किया। सैकड़ों नंबरों में से पुलिस की नजर एक खास नंबर पर जाकर ठहर गई, वही नंबर जिससे मृतक ने आखिरी बार बात की थी। पुलिस की टीम ने बिना वक्त गवाए उस नंबर पर कॉल किया। उधर से किसी युवक ने फोन उठाया। पुलिस ने खुद को परिचय दिया और पूछा, ये नंबर किसका है, और क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसका नंबर ये है? पहले तो युवक थोड़ा घबराया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने बताया, हाँ साहब, ये नंबर मेरे एक जानकार का है, नाम है करण चंद्र। ये सुनकर पुलिस चौकनी हो गई। करण चंद्र कौन है, कहाँ रहता है? युवक ने बताया,
वो उत्तर प्रदेश के बांदा का रहने वाला है। उम्र करीब 22 साल है। कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रहता था। यही किसी फैक्ट्री में काम करता था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। पुलिस ने आगे पूछा, तुम्हारी करण से आखिरी बार कब बात हुई थी? युवक ने याद करते हुए कहा, कुछ रोज पहले, उसी वक्त बात हुई थी। फिर मैंने कई बार फोन किया, पर उसका नंबर लगातार अनआंसर जा रहा था। वो कॉल नहीं उठा रहा था। अब पुलिस के शक की दिशा तय हो चुकी थी। अब पुलिस के पास कहानी की दिशा कुछ साफ दिखने लगी थी। वो रहस्यमयी नंबर, फिर वॉलेट, और अब करण चंद्र का नाम। सीडीआर की जांच से पता चला कि करण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला था और कुछ समय पहले तक मुंबई में रह चुका था। पुलिस ने बिना देरी किए बांदा में उसके घर वालों से संपर्क किया। जब करण के परिवार से बात हुई तो कहानी ने अचानक नया मोड़ ले लिया। करण के पिता ने बताया, साहब, कुछ महीने पहले ही करण ने मुंबई की रहने वाली एक लड़की से शादी की थी। नाम है गुलनाज खान। वो दोनों घर से भागकर शादी किए थे। पुलिस ध्यान से सुनती रही। परिवार ने आगे बताया कि शादी के बाद करण अपनी पत्नी गुलनाज के साथ बांदा आ गया था और कुछ महीनों तक वही रहा। लेकिन कुछ रोज पहले ही करण अपनी पत्नी को लेकर मुंबई वापस गया था। कहा था कि वो गुलनाज के मायके जाना चाहता है, थोड़े दिन वहीं रुकेंगे। अब मामला और दिलचस्प हो गया। पुलिस ने तुरंत मुंबई में गुलनाज के परिवार को ट्रेस किया। पता चला कि गुलनाज खान का परिवार धारावी इलाके में रहता है और ये जगह उसी गोवंडी के भूतिया तालाब से बहुत दूर नहीं थी। पुलिस की टीम धारावी पहुंची। वहां का माहौल अजीब था। घर छोटा था, लेकिन बेचैनी बड़ी थी। दरवाजा खोला तो सामने गुलनाज के पिता और उसकी मां खड़े थे। पुलिस ने पूछा, आपकी बेटी गुलनाज और उसके पति करण चंद्र के बारे में कुछ जानकारी है? वो कहाँ है? गुलनाज के पिता की आंखें भर आई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, साहब, अगर आप करण को ढूंढने आए हैं तो हम भी अपनी बेटी गुलनाज को ढूंढ रहे हैं। वो दोनों ही कई दिनों से गायब है। पुलिस के अफसर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब यह मामला किसी साधारण हत्या से कहीं ज्यादा जटिल लगने लगा था। एक लाश भूतिया तालाब में मिली थी, लेकिन अब सवाल था, गुलनाज कहाँ है? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल जन्म ले रहा था। गुलनाज के परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी और दामाद करण कुछ दिन पहले ही उनसे मिलने मुंबई आए थे। वे दोनों साथ में घर आए। सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अचानक घर से निकल गए और तब से उनका कोई अता पता नहीं। गुलनाज के पिता ने थके हुए लहजे में कहा, साहब, हम खुद परेशान हैं। हमारी बेटी भी कई दिनों से लापता है। हमने तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को वो मिसिंग रिपोर्ट भी दिखाई जो धारावी के पास वाले एक पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट देखकर गोवंडी पुलिस कुछ देर के लिए चुप रह गई, क्योंकि मामला अब उलझता जा रहा था। एक तरफ कुएं में मिली लाश जो अब तक करण चंद्र की लग रही थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी गुलनाज खान जो अब गायब थी। पुलिस के अफसरों को बात खटकने लगी। अगर गुलनाज वाकई लापता थी तो क्या वह भी किसी साजिश का शिकार हो चुकी थी, या फिर इस पूरी कहानी में कुछ ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था? पुलिस के मन में एक और शक उठने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलनाज के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था? आखिर करण और गुलनाज दो अलग अलग समुदायों से थे, और इस तरह की शादियां अक्सर विवादों की जड़ बन जाती है। पुलिस को लगा, हो सकता है कि यह शादी गुलनाज के घर वालों को नागवार गुजरी हो, और गुस्से या बदनामी के डर से उन्होंने ही इस नवविवाहित जोड़े का खून कर दिया हो। और अगर ऐसा है तो बेटी की गुमशुदगी रिपोर्ट महज एक ढाल हो सकती है, अपने आप को बेकसूर दिखाने का एक तरीका। अब गोवंडी पुलिस के सामने सवाल सिर्फ एक था, क्या भूतिया तालाब में मिली लाश करण की है? और क्या गुलनाज भी जिंदा है, या वो भी उसी तालाब की कहानी का हिस्सा बन चुकी है? पुलिस को अब इस थ्योरी पर काम करना था। अब पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं, बल्कि एक पुख्ता दिशा थी। गुलनाज के घर वालों के बयान और व्यवहार में जो विरोधाभास सामने आ रहा था, उसने पुलिस को यह यकीन दिला दिया कि कहीं न कहीं सच इन्हीं चार दीवारों के अंदर छिपा है। धारावी में गुलनाज के घर पर पुलिस की टीम ने कई बार छापेमारी और पूछताछ की। हर बार अलग अलग अफसरों ने परिवार के अलग अलग सदस्यों से सवाल पूछे। आपने आखिरी बार गुलनाज और करण को कब देखा? उन्होंने घर कब छोड़ा? गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने कब दर्ज कराई थी? लेकिन जब जवाब लिखे गए तो पुलिस के सामने एक अजीब तस्वीर उभर आई। किसी ने कहा 2 हफ्ते पहले आए थे, किसी ने कहा 3 दिन रहकर गए, और किसी को तो यह भी याद नहीं था कि रिपोर्ट दर्ज किस दिन कराई थी। यहीं से पुलिस को एहसास हुआ
कि उनके शक की दिशा बिल्कुल सही थी। अब उन्होंने सर्कल को कसना शुरू किया। सबसे पहले गुलनाज के पिता, फिर उसके भाई और बाद में परिवार के कुछ और लोगों को राउंड अप किया गया। शुरू में सबने खुद को बेगुनाह बताया, कहा कि वे भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच आखिरकार टूट गया। एक एक कर सभी के बयान बदलने लगे, आवाजें कांपने लगी, आंखें झुक गई और आखिरकार उन्होंने वो भयानक सच कबूल कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही अपने दामाद करणचंद्र और अपनी बेटी गुलनाज खान दोनों की हत्या की है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सुनकर पुलिस टीम कुछ क्षणों तक कुछ बोल ही नहीं पाई। जो शक अब तक एक अनुमान था, वो अब एक क्रूर सच्चाई बन चुका था। असल में कहानी की शुरुआत कई महीने पहले हुई थी। मुंबई में रहते हुए करण की मुलाकात गुलनाज से हुई थी। दोनों साथ काम करते थे और धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया। लेकिन दोनों अलग अलग धर्मों से थे और दोनों जानते थे कि यह रिश्ता उनके परिवारों के लिए कभी स्वीकार्य नहीं होगा। गुलनाज अक्सर करण से कहा करती थी, घर वाले कभी नहीं मानेंगे, अगर हमें साथ रहना है तो भागना ही पड़ेगा। और फिर नवंबर 2022 में दोनों ने सब कुछ पीछे छोड़कर घर से भागकर शादी कर ली। उन्होंने सोचा था कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, पर उन्हें क्या पता था कि यह प्यार ही उनकी मौत की वजह बन जाएगा। अब पुलिस के सामने पूरी कहानी एक एक कर खुलने लगी थी, जैसे किसी पहेली के सारे टुकड़े आखिरकार अपनी जगह आकर बैठ गए हों। करीब 1 साल पहले नवंबर 2022 में गुलनाज और करण ने घर से भागकर शादी की थी। शादी के बाद दोनों उत्तर प्रदेश के बांदा में जाकर रहने लगे थे। वही करण का छोटा सा मकान था और वहीं से उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। पहले कुछ महीनों तक उन्होंने किसी को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। गुलनाज के घर वालों को तो यह भी नहीं पता था कि उनकी बेटी किसके साथ है, कहाँ है। इसलिए तब किसी ने कोई गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। समय बीतता गया और दोनों को लगा कि अब शायद घर वाले शांत हो गए होंगे। गुलनाज ने कई बार कहा था, करण अब सब ठीक होगा, चलो घर चलते हैं, सबको मिलते हैं। करण भी मान गया। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनके अंतिम सफर में बदल जाएगा। उस रात जब वे दोनों ट्रेन से उतरकर मुंबई पहुंचे और गुलनाज के घर के बाहर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही करण ने दरवाजे पर दस्तक दी, अचानक कुछ लोग वहां आ गए। गुलनाज के पिता, उसका भाई और उनके 2-3 साथी। उन्होंने करण को बातों में उलझाया, फिर अचानक उसे पकड़ लिया। गुलनाज चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। रात के अंधेरे में उसी शहर के सुनसान इलाके देवनार के जंगलों के पास स्थित भूतिया तालाब तक करण को ले जाया गया। वहां उन लोगों ने पहले उसे बुरी तरह पीटा, फिर चाकुओं से वार किया। एक वार गले में, दूसरा सीने में और फिर एक के बाद एक वार तब तक करते रहे जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। गुलनाज वहीं पास खड़ी सब देखती रही, सदमे में, रोती हुई, बेजान सी। लेकिन उसकी भी किस्मत ने दगा दे दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि करण की हत्या के बाद गुलनाज को भी मार दिया गया ताकि कोई गवाह न बचे। जब यह सब खत्म हुआ तो कातिलों ने चारों ओर देखा। जंगल सुनसान था, तालाब गहरा और अंधेरा। उन्होंने करण की लाश को भूतिया तालाब में फेंक दिया और वही पास में जो सामान था, वॉलेट, कागज और शराब की बोतलें, सब कुछ इधर उधर फेंककर फरार हो गए। किस्मत का खेल देखिए, वही पैकेट और बोतलें जो उन्होंने बेपरवाही से वहीं छोड़ दी थी, आखिरकार वही सबूत बने जिनके सहारे पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हुई। लंबी जांच और सीडीआर की कड़ियों के जरिए पुलिस ने आखिरकार गुलनाज के पिता, भाई और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। भूतिया तालाब का रहस्य अब पूरी तरह उजागर हो चुका था। वो भूत नहीं था जिसने किसी की जान ली थी, वो इंसान थे जिन्होंने नफरत और इज्जत के नाम पर 2 मासूम जानों का खून किया था। अब जब पुलिस ने गुलनाज के पिता और परिवार वालों से सख्त पूछताछ शुरू की तो अफसरों ने उनसे सीधा सवाल किया, करण की लाश हमें मिल गई है, अब बताइए गुलनाज कहाँ है? पहले तो सभी चुप रहे, नजरें झुका ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन जब पुलिस ने और दबाव बनाया तो सच एक बार फिर बाहर आ गया। उन्होंने ये भी कबूल कर लिया कि गुलनाज की हत्या भी उसी दिन की थी। उन्होंने बताया कि जब करण की हत्या भूतिया तालाब के पास हुई, उसके तुरंत बाद उन्होंने गुलनाज को भी धोखे से अगवा कर लिया था। कहा था, चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं, और उसे एक कैब में बैठाया गया। लेकिन वो कैब घर नहीं, मौत की मंजिल की ओर जा रही थी। चलती गाड़ी में ही पीछे की सीट पर बैठे गुलनाज के पिता
और भाई ने उसे गला दबाकर मार डाला। उसके बाद रात के अंधेरे में वे गाड़ी को लेकर नवी मुंबई के कलम्बोली इलाके तक गए, जहां सुनसान सड़क के किनारे उन्होंने गुलनाज की लाश को ठिकाने लगा दिया। जब पुलिस को यह जानकारी मिली तो तुरंत कलम्बोली के इलाके में खोज अभियान शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद जंगलों में और झाड़ियों के बीच पुलिस को गुलनाज के शरीर के बचे हुए अवशेष मिल गए। इस तरह 14 अक्टूबर को गोवंडी के भूतिया तालाब से शुरू हुई ये कहानी अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। जहां से लाश मिली थी, वहीं से पुलिस की जांच ने एक एक परत खोलते हुए सीधे गुलनाज के पिता रईसुद्दीन खान और उसके परिवार तक पहुंच गई थी। आखिरकार मुंबई पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया और मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। गुलनाज के पिता रईसुद्दीन खान, उसका भाई सलमान गोरा खान, सलमान का दोस्त मोहम्मद कैफ नौशाद खान और उसी इलाके के 3 नाबालिग साथी। ये पूरी जांच मुंबई पुलिस के जोन 6 के डीसीपी हेमराज राजपूत की निगरानी में चली। डीसीपी राजपूत ने इस केस को सुलझाने के लिए 10 अलग अलग टीमों का गठन किया था, जिन्होंने सीडीआर ट्रैकिंग, टेक्निकल सर्विलांस और इलाके की जमीनी तलाशी के जरिए इस दिल दहला देने वाले ऑनर किलिंग केस को सुलझा लिया। इस वारदात ने पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी कहानी जो कभी प्यार, भरोसे और रिश्तों से शुरू हुई थी, वो नफरत, जुनून और कत्ल की दास्तान बन गई। गुलनाज और करण, 2 दिल जो समाज की दीवारें तोड़कर एक दूसरे के हुए थे, उन्हीं दीवारों ने आखिरकार उनकी जान ले ली। जिस भूतिया तालाब को लोग अब तक डर और अंधविश्वास की कहानियों से जोड़ते थे, वो दरअसल एक बेहद सच्चे और दर्दनाक जुर्म की गवाही बन गया। पुलिस की मेहनत और चतुराई ने इस केस की परतें खोली और वो सच सामने आया जिसने साबित कर दिया, कभी कभी सबसे बड़ा भूत किसी जंगल में नहीं बल्कि इंसान के दिलों में बसता है। गोवंडी का वह कुआं आज भी वही है, पर अब लोग जब वहां से गुजरते हैं तो सिर्फ अंधेरे से नहीं बल्कि मानवता के मरे हुए चेहरे से डरते हैं। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, सही हुआ, प्रीति के साथ ऐसी औरतों का मर जाना ही बेहतर है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, सोनम जैसे औलाद होने से बेऔलाद होना बहुत अच्छा है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, क्या औरत थी अपने ही हस्बैंड को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इट ओनली हैपन्स व्हेन द स्टोरी इज अबाउट पति, पत्नी और वो औरत तो गलत थी, लेकिन जो लोग बहकावे में आ जाते हैं वो भी कम दोषी नहीं होते। मैम सच कहा आपने, रिश्तों में सबसे बड़ा जहर वही होता है जब भरोसा टूट जाए। अब तो हर दूसरा रिश्ता पति, पत्नी और वो की कहानी बन गया है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, अर्पिता ने बहुत गलत किया। सच्चा प्यार तो समर्पण का नाम होता है। आकांक्षा की जान लेकर उसने न केवल इंसानियत को बल्कि प्यार को भी कलंकित किया है। मैम सही कहा आपने, जब प्यार में स्वार्थ आ जाए तो वो प्यार नहीं रहता। अर्पिता ने जो किया उसने सच्चे प्रेम की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है। सच्चा प्यार तो त्याग और भरोसे का नाम है, न कि किसी की जान लेने का। मैम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, चंद्रकला बहुत स्वार्थी और लालची औरत थी। अपनी इसी स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते उसने सब कुछ खो दिया, पति, जायदाद में हिस्सा, प्रेमी और अंत में खुद हवालात की हवा खाने चली गई। आखिर उसे क्या मिला ये सब करके। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई, सर सच कहा, इंसान का लालच ही उसके पतन का कारण बनता है। कितना दुखद है, सब कुछ होते हुए भी इंसान अपनी गलतियों से खुद को बर्बाद कर लेता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, सच पीपल आर लाइक एन ओपन वाउंड टू आवर सोसाइटी, विद देयर प्रेजेंस सोसाइटी कैनॉट बी सेफ। These people who spread hatred, violence, or immorality must be dealt with firmly to protect society's peace and safety. Ma'am, I completely agree with you. It's essential to take a strong stand against such behavior to ensure that our society remains peaceful and just for everyone. Ma'am, thank you very much for your support. स्मितल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति कुमारी जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
हर्ष प्रकाश जी ने कमेंट किया है, निखिल ने अच्छा नहीं किया, मगर सोनल को भी अच्छे से समझकर लिव इन में रहना चाहिए। सर सही कहा, दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझने के बाद ही इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेघा सिंह जी ने कमेंट किया है, कुछ लोग पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं जो इस जन्म में एक ही परिवार में पैदा हो जाते हैं। मैम सही कहा, किस्मत भी कभी कभी पुराने हिसाब बराबर करने का अजीब तरीका चुनती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेणु देवी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक भाई, आप कैसे हैं? मैम गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूं। आशा है आप भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूबी तांती जी ने कमेंट किया है, अगर उसने इस आवारा औरत को तलाक दे दिया होता तो आज जिंदा होता। सर अगर इतना आसान होता सब छोड़ देना तो शायद हालात ही अलग होते, मगर जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीहा बेग जी ने कमेंट किया है, सचिन कोई चतुर नहीं था, उसने तो बस बेबसी में घर की इज्जत बचाने के लिए हत्या की थी। मैम अगर सच में ऐसा था तो वो अपराधी नहीं, हालात का शिकार था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। हरीश परमार जी ने कमेंट किया है, ब्राइट फ्यूचर के डॉक्टर मार डाला। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, पुष्पा ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, वो कोई भी रिश्ता निभा नहीं सकती थी। संदीप से शादी करने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलने वाला था। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीर जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, हाउ आर यू? सर आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू टुडे? सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माधवी वानी जी ने कमेंट किया है, हेलो सर। हेलो मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। क्वीन जारिमान जी ने कमेंट किया है, इट्स जेलसी ऑफ मोनी, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ से जहरा की खुशी की जलन थी। मैम जेलसी ओनली हर्ट्स द वन हु फील्स इट, जहरा शुड जस्ट फोकस ऑन हर ओन पीस। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे श्याम बहादुर गुप्ता सर, समीनाज जी, विवेक कुमार जी, गणेश सौद जी, अलग जोत सिंह जी, सत्यनारायण लहरे जी, सनी भंडारी जी, विनोद राजपूत जी, ओलिवर मचाड़ो जी, सनी भंडारी जी, गणपत सिन्हा भाटी जी, आशु लस्कर जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।